दोस्तों, नवीन ग्लोबल स्टडी के जीवनी के सेशन में एक बार फिर से आपका वेलकम है। मैं हूं नवीन कुशवाहा और आज आपको लिए चलता हूं बहादुर शाह जफर की जीवन परिचय के बारे में आपको बताने के लिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि बहादुर शाह जफर ने जीवन में क्या कुछ खास किया है। ये बहादुर शाह जफर मुगल वंश के अंतिम शासक थे और इनके बाद अंग्रेजों का अधिकार भारत पर हो गया। तो दोस्तों, ये हैं बहादुर शाह जफर। दोस्तों, बहादुर शाह जफर मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक थे और एक जाने माने उर्दू शायर भी थे। दोस्तों, उनका जन्म 24 अक्टूबर 1775 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। दोस्तों, उनके पिता अकबर शाह द्वितीय थे। दोस्तों, प्रारंभिक जीवन और शिक्षा की चर्चा की जाए तो बहादुर शाह जफर का जन्म दिल्ली में हुआ था। उन्होंने अरबी और फारसी में शिक्षा प्राप्त की थी और युद्ध, घुड़सवारी, तीरंदाजी का प्रशिक्षण लिया था। दोस्तों, उन्हें कला, संगीत, सुलेख और आध्यात्मिकता में गहरी रुचि थी। दोस्तों, बहादुर शाह शायर के रूप में कैसे थे? बहादुर शाह जफर उर्दू के प्रसिद्ध शायर थे और उनकी शायरी काफ़ी लोकप्रिय और एक महत्वपूर्ण कारक थी। उनकी शायरी में प्रेम, दुख और निराशा के विषय शामिल थे और आज भी उन्हें बड़े चाव से पढ़ा और समझा जाता है। दोस्तों 1857 के संग्राम की बात की जाए तो मंगल पांडे ने जिस प्रकार 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में भावनाओं के उफान में आकर अंग्रेज अधिकारी सर्जेंट मेजर ह्यूडसन पर गोली चलाकर वक्त से पहले ही क्रांति की योजना का राजफाश कर दिया था, वैसा ही अन्य कृत्य 9 मई 1857 को मेरठ की छावनी में भी हुआ। तीसरी लाइट इन्फेंट्री पलटन को कवायद के वक्त नए कारतूस उपयोग करने का हुक्म दिया गया। तब तक यह समाचार सभी जगह पहुंच चुका था कि कारतूसों में गाय व सुगर की चर्बी लगी है, अतः पूरी पलटन ने कारतूस को स्पर्श करने से इनकार कर दिया। इस पर हुक्म अदूली करने के जुर्म में सैनिकों की वर्दियां भी उतरवा ली गई। दोस्तों, उन्हें कैद में भी डाल दिया गया। इससे माहौल और गर्मा गया। सांझ के वक्त अन्य पलटनों के कुछ सैनिक शहर में गए। वहां उन्होंने वेश्याओं के उपालंभ दिए कि तुम अच्छे सैनिक हो, कि तुम्हारे साथी धर्म के लिए हथकड़ी बेरी में जकरे हैं और तुम यहाँ मस्ती लूटने आए हो। उन्होंने उन्हें चूड़ियाँ पहन लेने तक की ताना दिया। देसी सैनिकों को उन तानों से काफ़ी शर्म महसूस हुई। दोस्तों, बगावत के बारूद, वही ताने शायद बगावत के लिए बारूद के रूप में साबित हुए और जो बात पहले ही चुभ जानी चाहिए थी वह सुविधावश चुभी नहीं थी। वह उन वेश्याओं की व्यंग्योक्ति से कलेजे में तीर की भांति चुभ गई। रातों रात आपसी परामर्श हुआ। अगले दिन 10 मई को इतवार था। सेना के गोरे अधिकारी नहा धोकर गिरजाघर जाने के लिए निमग्न थे। एकाएक शोर उमड़ा, मारो फिरंगी को। देसी सिपाही बंदूकें लेकर गोरे अधिकारियों के बंगलों में घुस गए और जो भी सामने आया उस पर गोली दागने लगे। यह सब इतना अचानक हुआ कि गोरे अधिकारियों को संभलने का अवसर तक न मिला। बगावत के पहले गोली चलाए जाने के चंद घंटों पश्चात ही मेरठ छावनी के तमाम गोरे अधिकारी व सैनिक का कत्ल कर दिया गया। फिर जान बचाकर भाग खड़े हुए जो बचे। कुछ ही घंटों में मेरठ की छावनी में गोरे अफसरों का सफाया हो गया। मौका मिल गया जिन्हें वो लुक छिप कर अपनी जान बचाई। मेरठ फतह के बाद विद्रोही हिंदुस्तानी घुड़सवार सैनिक जीत की खुशी से सराबोर होकर दिल्ली की तरफ कूच कर गए। उन्हें मार्ग में रोकने के लिए कोई भी उल्लेखनीय प्रयास नहीं किया गया। इन बगावती सैनिकों के दिल्ली पहुंचने पर वहां के देसी सैनिकों ने जोश से उनका स्वागत किया। 31 मई को बगावत होनी थी, इसकी जानकारी सबको थी ही। बिना किसी विशेष संघर्ष के विद्रोही सेना का दिल्ली पर कब्जा हो गया। विजयी देसी सैनिकों व सेनाध्यक्ष के बीच वृद्ध मुगल बादशाह
बहादुर शाह जफर को तलाश लिया, जो पदच्युत होकर ईस्ट इंडिया कंपनी से मिलने वाली पेंशन के टुकड़ों पर अपना जीवन निर्वाह कर रहा था। दोस्तों उन्होंने अनुरोध किया कि वह हिंदुस्तानी बादशाह का मुकुट अपने सिर पर रखना मंजूर करे। भाग्य उस वृद्ध पर अनोखे ढंग से मुस्कुराया था। दोस्तों बहादुर शाह की दिलेरी। बहादुर शाह जफर ने अपने प्रस्ताव को स्वीकार करने से पुरसवाल किया था। मैं आपका प्रस्ताव मान लो किंतु दिल्ली का खजाना खाली पड़ा है, मैं आपको वेतन कहाँ से दूंगा। जोश से भरे सैनिक ने कहा, अंग्रेजों से छीनकर दिल्ली के खजाने को हम भरेंगे। वैसे इस वक्त हम वेतन के लिए नहीं, स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बहादुर शाह जफर की इस बात के लिए तारीफ करनी होगी कि उसने उतनी अधिक उम्र में शारीरिक नजरिए से बहुत सक्षम न होते हुए भी उस बड़े कर्तव्य को मंजूर कर लिया। बहादुर शाह भावुक हृदय कवि शख्स थे। बड़प्पन व जरूरत पड़ने पर खतरा उठाने और त्याग करने की सलाहियत उनमें थी, वरना वे इतने अनिश्चितता और खतरे से युक्त पद को कैसे कबूल कर सकता था। खतरा तो उनमें था ही, जैसा कि आगे चलकर नतीजे से जाहिर भी हुआ है। दोस्तों अंग्रेजों और देसी सेनाओं की लड़ाई कई माह तक चली। कई दफा देसी फौजों का पक्ष विजयी जान पड़ता। कानपुर, इलाहाबाद, मेरठ, लखनऊ इत्यादि अनेक नगर देसी सेनाओं के कब्जे में आ गए और वहां से गोरों का खात्मा हो गया। दोस्तों किंतु अंग्रेजों ने हौसला नहीं खोया। उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक फैले हिंदुस्तान में उसके अनेक साधन ही पर्याप्त थे। भविष्य के लिए लालच देकर उन्होंने नेपाल, हैदराबाद के निजाम, पंजाब के नाभा और पटियाला के राजाओं से मदद की गुहार की। इस मामूली मदद से भी युद्ध के परिणाम बदलने लगा था। कंपनी के शासन की बागडोर महाराज्यपाल गवर्नर जनरल के हाथ में थी। इस कारण निर्णय तत्काल और सटीक हो पाते थे। उनके खिलाफ देसी सेनाओं की बागडोर विभिन्न नेतृत्वकर्ताओं के हाथ में थी, जिनमें से कोई भी किसी के अधीन नहीं था। इस कारण उसमें उतना बेहतर तालमेल नहीं बैठ पाता था जितना अंग्रेजी के फौज में था। फिर भी अंग्रेजों के पास पर्याप्त मात्रा में गोला बारूद व रसद भी थी। दिल्ली पर पुनः कब्जा होने का सपना उन्हें साकार लगता था। उनकी तुलना में देसी फौजी के पास पर्याप्त युद्ध सामग्री व रसद का अभाव था। दोस्तों और उसका मुकाबला स्थानीय फौज से भी था, महज अंग्रेजों से ही नहीं था। निर्णायक संघर्ष और दिल्ली। दोस्तों संघर्ष लंबे समय तक जारी रहा। कुशल अंग्रेजों की रणनीति देसी फौजों पर भारी पड़ने लगी। नतीजा यह हुआ कि एक एक कर कई शहर देसी फौज के हाथों से निकलते चले गए। 13 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अंग्रेजों ने बड़ी फौज भेजकर हमला किया। कई दिन तक जमकर संघर्ष हुआ। अंग्रेजों की भी भारी क्षति हुई। उसके कई प्रसिद्ध अधिकारी मारे गए, किंतु अंततः जीत अंग्रेजों की ही हुई। तब बहादुर शाह जफरलाल किले में रहता था। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने घूस देकर उसके परामर्शदाता को अपनी तरफ मिला लिया था। इलाही बख्श जब जफर का मुख्य परामर्शदाता होता था, उसने अंग्रेजों के हाथों बिकने के बाद सम्राट को राय दी कि वह हुमायूं के मकबरे में चले जाएं, लेकिन यह तय था कि लाल किला ही हुमायूं के मकबरे की तुलना में अधिक निरापद था, मतलब खतरा से खाली नहीं था। विश्वासघात और गिरफ्तारी। दोस्तों लेकिन जाट राजा नहर सिंह ने बहादुर शाह से निवेदन किया कि वह उसके राज्य बल्लभगढ़ चले जाएं। वहां अंग्रेजी फौज कुछ नहीं कर सकेगी, किंतु परामर्शदाता इलाही बख्श की राय मान सम्राट हुमायूं के मकबरे में ही चले गए। बहादुर शाह जफर अपने बेटों के साथ हुमायूं के मकबरे में जा छिपे थे, किंतु यह सर्वविदित थी कि बादशाह उसका परिवार कहाँ है। एक दिन प्रातः ही मेजर हर्षन अपने सैनिकों को लेकर हुमायूं के मकबरे में जा पहुंचा। उसने बहादुर शाह से अहद किया कि गिरफ्तार होने के बाद उसके शाही घराने के किसी भी सदस्य को कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी। दोस्तों तब बिना कोई संघर्ष किए शाही परिवार ने खुद को मेजर हर्षन को सुपुर्द कर दिया। बादशाह जफर, बेगम जीनत महल और 4 युवा
पुत्र मिर्जा मुगल, मिर्जा अबूबकर, मिर्जा खिज्र सुल्तान, मिर्जा अब्दुल्ला गिरफ्तार कर लिए गए दोस्तों। क्रूर हर्षण की निष्ठा दोस्तों, बहादुर शाह और जीनत महल की पालकियां सैनिकों की सुरक्षा में पृथक भेजी गई, मानी अलग भेजी गई, और चारों राजकुमार मेजर हर्षण अपने साथ लेकर लाल किले की तरफ चला गया। दिल्ली दरवाजे से कुछ पहले ही, जहां अब खूनी दरवाजा बना है, मेजर हर्षण पर राजकुमारों से प्रतिरोध लेने का जुनून तारी हो गया दोस्तों। बगावत के संघर्ष में दोनों पक्षों की क्रूरता और दुष्टता की घटनाएं घटी थी। अब विजयी हर्षण उन सब का प्रतिकार इन राजकुमारों से लेना चाहता था दोस्तों। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे पूर्व की घटनाएं उसके जेहन में, स्मरण में आती गई। बहसीपाना बढ़ता गया दोस्तों। खूनी दरवाजे के निकट पहुंचकर उसने लोमहर्षक काम किया और उसने खुद की तलवारों से चारों राजकुमार के सिर काट दिए। कहा जाता है कि वह क्रोध में इतना वहसी हो गया था कि उसने उसका खून पिया और कहा, यदि मैं इनका खून नहीं पीता तो मैं पागल हो जाता, विक्षिप्त हो जाता। विक्षिप्त तो वह खून पीने से पूर्व ही हो गया था दोस्तों। वह भूल गया कि उसने शाही घराने के किसी भी शख्स को क्षति न पहुंचाने का वादा किया था। मुगलिया खानदान ऐसी दुर्गति भी विधाता ने लिखी थी। जो मुगलिया खानदान कभी शासक था, उसकी ऐसी दुर्दशा कैसे हो सकती थी दोस्तों। मेजर हर्षण का चारों राजकुमार की हत्या करके उसका खून पी लेने के बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने चारों राजकुमारों के सिर एक थाल में रखकर सम्राट बहादुर शाह जफर के सामने उपहार के रूप में पेश कर दिया दोस्तों, और कहा, मेरी ओर से यह तोहफा कबूल कर लीजिए। मेजर हर्षण के धोखे और विश्वासघात से अपने चारों बेटों के कटे सिर को देखकर बहादुर शाह जफर पर तो जैसे बिजली टूट गई दोस्तों। किंतु दुख से विहल होकर भी उन्होंने हिम्मत नहीं खोई और कुछ पल खामोश रहने के पश्चात उसने दीर्घ निस्वार भरकर कहा, तैमूर की संतान ऐसे ही यशस्वी होकर अपने पिता के समक्ष आया करती थी, ऐसा उन्होंने कहा है। मेजर हर्षण ही नहीं अपितु अंग्रेज अधिकारी इस नीति का पालन कर रहे थे कि पराजित हिंदुस्तानियों को इतना खौफजदा कर दो कि वो अगले 100 वर्षों तक अंग्रेज के खिलाफ बगावत करने की बात भी न सोच सके। चारों मुगल राजकुमारों के सिर खूनी दरवाजे पर और धर नगर की कोतवाली के सम्मुख टांग दिए गए दोस्तों, जिसे लोग देखे और खौफजदा हो जाएं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि शाही घराने के सदस्यों के साथ ऐसा खौफनाक हाल करने वाले अंग्रेजों ने सामान्य प्रजा के साथ क्या कुछ नहीं किया होगा। कुछ समय बाद बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान से निकालकर बर्मा देश में कैद कर दिया गया। अधिक उम्र, मानसिक आघात, अनजान देश, लगभग 4 वर्ष तक शारीरिक कष्ट और मानसिक यातनाएं सहने के बाद 7 नवंबर 1862 ईस्वी को इस कवि हृदय विद्रोही मुगल का देहांत हो गया दोस्तों। इसे इस बात की चुभन थी कि उसे स्वदेश में नहीं दफनाया जाएगा। बेहद दुखी हृदय के साथ उसने लिखा भी था, 2 गज जमीन भी ना मिली कूचा ए यार में। क्या उन्होंने लिखा था दोस्तों कि 2 गज जमीन भी ना मिली कूचा ए यार में। तो दोस्तों इस तरह से 7 नवंबर 1862 को इस कवि हृदय और विद्रोही मुगल बादशाह का देहांत हो गया। तो दोस्तों बहादुर शाह जफर का जीवन परिचय कैसा लगा आपको? इसमें जो है दोस्तों बहादुर शाह जफर के 4 बेटों का सर कलम किया जाता है और बहादुर शाह जफर को प्रस्तुत किया जाता है। फिर 3 बेटा को गोली मारी जाती है और 2 बेटा जो है उनके वो अंग्रेजों के चंगुल से किसी तरह बच निकलने में कामयाब होते हैं, जो बहुत गरीबी और लाचारी से अपना पूरा जीवन जी पाते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपको बहादुर शाह जफर का जीवन परिचय कैसा लगा आप कमेंट वगैरह जरूर करें, और इसी तरह के अन्य जीवन परिचय देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, हमारे नियमित सदस्य बने दोस्तों। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें।